Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो बच्चों नंबर 1 पे आपको ट्रू कंसेप्ट दूंगा स्ट्रेस का और आपको रिलेट करके बताऊंगा स्ट्रेस में प्रेशर में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में, वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में, शियर स्ट्रेस के बारे में, कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या होती है उसको सीखेंगे। फिर उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। ठीक है, और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्ट्रेस क्या होता है? बहुत आसान सा कंसेप्ट है। आपने एक बॉडी की शेप के अंदर चेंज लेके आना है, आप उसके एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हो। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या आपके पास? स्ट्रेस है। आपकी बुक में भी लिखी है बड़ी सी हेडिंग, ठीक है, लिखा हुआ है जी द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा अब इसका ट्रू कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए प्रेशर में और स्ट्रेस में फ़र्क क्या है। प्रेशर भी ऐसा ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी ये होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ है ना, स्टूडेंट के माइंड में एक कन्फ्यूजन आती है। तो बता देता हूँ जल्दी से। देखो भाई, जो होती है ना स्ट्रेस, स्ट्रेस कहते हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और जो प्रेशर होता है ना वो होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जी ये एक मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, हम इसके ऊपर इधर को एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इधर भी फोर्स लगाते हैं ऐसे। तो फोर्स लगाने से क्या होगा, इसकी लेंथ में इंक्रीज आ गया। ठीक है, इसकी लेंथ में ऐसे इंक्रीज आ गया, ऐसे ये जी इंक्रीज आ गया। अब जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसकी लेंथ में इंक्रीज आ गया। ये जो इसके पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स लगा के आप इधर लेके गए हो, वो वापस जाने की इधर कोशिश करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इधर फोर्स लगाएंगे। इसके जो पार्टिकल है वो भी वापस जाने की कोशिश करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर फोर्स लगाएंगे। और याद रखना, ये आपकी अप्लाइड फोर्स और ये वाली फोर्स जो है वो आपके पास दोनों बराबर होती हैं। तो इंटरनली इसके जो मटेरियल के जो पार्टिकल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। ये वाली जो फोर्स है ना, ये फोर्स, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये है ट्रू कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये जो आपका इंटरनल फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स बराबर होती हैं, इसलिए हम आपको मुश्किल में डालते ही नहीं, आपको सिंपली बस यही कह देते हैं कि भाई अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज सिंपली स्ट्रेस। तो आप भी इतना याद रखिए, जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ओके, अब बच्चों जो इसका फार्मूला है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे कि प्रेशर में भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसी रिस्पेक्ट से इसका यूनिट भी सेम होगा, पास्कल। ठीक है, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो हम यूं भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन होती है m l पावर -1 t पावर -2। डायमेंशन आपको चैप्टर 1 में सिखाई थी, आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अभी शॉर्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी इसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। देखो प्यारे बच्चों, जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो ना किसी बॉडी के ऊपर, तो उसकी लेंथ में भी चेंज आ सकता है, उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है। अब ऐसी स्ट्रेस जो एक बॉडी की लेंथ में चेंज लेकर आए, ठीक है, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दे, उसे हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है रबड़ का बना हुआ, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, ऐसे खींचा, उसकी लेंथ में इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो ये जो आपने स्ट्रेस इस पे अप्लाई किया, ये टेंसाइल स्ट्रेस है, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट की लेंथ में इजाफा कर दिया है। नंबर 2 पे आ जाती है जी हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस इस तरह से लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर तमाम डायरेक्शन से कि उसका जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आ गया, लाइक आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तमाम डायरेक्शन से फोर्स लगाई और उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, कंप्रेस कर दिया उस बॉडी को। ठीक है, तो आपके स्ट्रेस के नतीजे में क्या हुआ, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ गया। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेस जो बॉडी के वॉल्यूम में चेंज लाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या सिंपली वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे शियर स्ट्रेस के बारे में। ये शियर स्ट्रेस क्या है भाई? देखो, अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ना उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है और ना ही उसकी जो है वो लेंथ में इजाफा हो रहा है, हाँ, लेकिन उसकी शेप चेंज होगी। लाइक आपके पास ये एक जो है वो बॉक्स पड़ा हुआ था, आपने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई, ये बॉक्स आपका टेढ़ा हो गया, इस शेप में चला गया। ठीक है, अब ना तो इसका वॉल्यूम में जो है चेंज आया, ना इसकी इस लेंथ में चेंज आया, हाँ, इसके अंदर जो है ना बेसिकली यहाँ पर उसकी जो शेप है उसके अंदर चेंज आ चुका है, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया, इसकी शेप में चेंज आ गया। तो ऐसी स्ट्रेस जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने से उसकी सिर्फ शेप में चेंज आए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, ओके जी, तो यहाँ पर तीनों का जो एक डिफरेंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब एक और आपकी बुक में नहीं लिखा, वो भी बता देता हूँ, वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखो, एक है टेंसाइल स्ट्रेस, एक है कंप्रेसिव स्ट्रेस।
टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उसकी लेंथ को इजाफा, उसमें इंक्रीज लेके आते हो। इसका अपोजिट कंप्रेसिव, आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी लेंथ को कम कर देते हो। तो ये वाली जो स्ट्रेस होगी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने के बाद उसकी लेंथ को कम कर देती है, उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास सिलेंडर है रबड़ के बने हुए, अगर आप तमाम डायरेक्शन से इसके ऊपर यूं फोर्स लगाएंगे, इसका वॉल्यूम जो है वो स्क्वीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बन जाएगी जो हमने अप्लाई की। ये जो हमारे पास आ गई कंप्रेशनल, अगर आप इसको दोनों तरफ से ऐसे कंप्रेस करते हैं लेंथ में कमी आएगी, कंप्रेशनल स्ट्रेस। ऐसे खींचोगे, इसकी लेंथ में इजाफा हो गया स्ट्रेस अप्लाई करने से, ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस होगी। अगर आप ऐसे करते हो जी, ऐसे इसको ऐसे जो है ना यहाँ पे इधर ऊपर को इधर नीचे को यूं फोर्स लगाते हो इस तरह से टेढ़ी करके, तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो शेप चेंज होने से हमारे उसको शेयर स्ट्रेस आ जाती है। ठीक है, उसके बाद टॉर्शन। टॉर्शन कैसे भाई, इसको ऊपर से पकड़ो, ऊपर से क्लॉकवाइज, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाओ, तो क्या होगा, इसकी बॉडी ऐसे घूम जाएगी, मतलब टर्न कर देगी सेंटर से, तो इसकी शेप के अंदर भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, टॉर्शन स्ट्रेस कहते हैं उसको। उसके बाद बेंडिंग भी एक इसमें हो सकती है, अगर आप दो फोर्स यहां से लगाओ, एक फोर्स इसके सेंटर से लगाओ, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐसे बॉडी बेंड कर देगी। अब ये और ये और ये तीनों, इनमें शेप में चेंज आएगा, ये तीनों शेयर स्ट्रेस की कैटेगरी में आते हैं। ये जो है इसमें लेंथ में इंक्रीज आया स्ट्रेस अप्लाई करने से, ये वाली जो स्ट्रेस है वो बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेस है। इसमें जो है वो हमारे पास उसकी लेंथ में कमी आई है, ये कंप्रेशनल स्ट्रेस है। इसमें वॉल्यूम में चेंज आएगा, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। आसान हो गया ना। अच्छा, अब उसके बाद बात कर रहे थे भाई स्ट्रेन की। ये स्ट्रेन क्या बला होती है? देखो बच्चों, आपने स्ट्रेस अप्लाई की बॉडी के ऊपर, अब स्ट्रेस अप्लाई करने से उसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, उसकी शेप में चेंज आ सकता है। कितना चेंज आया, कितना बॉडी डिफॉर्म हुई है, उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया, उसकी शेप में कितना चेंज आया, ये बेसिकली आपको स्ट्रेन बताती है। ठीक है, और किस तरह से हम मालूम करते हैं? अगर लेंथ में चेंज मालूम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ये है हमारे पास स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर शेप में चेंज आ रहा है, चेंज इन शेप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप, कितना चेंज आया। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास होती है स्ट्रेन। अब आप सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल का हम चक्कर बीच में क्यों लेके आ रहे हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर हम ये देखें, मैं ये बता दूं आपको भाई, एक ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन जो है वो हुई है 2 सेंटीमीटर की, और एक ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन हुई है 1 सेंटीमीटर की। बताओ एक्सटेंशन किस में ज्यादा है? ये कौन सा मटेरियल जो है वो ज्यादा जो है वो एक्सपेंड करता है या एक्सटेंड होता है? ठीक है, तो जब तक मैं आपको ओरिजिनल नहीं बताऊंगा ना उनकी लेंथ, तो तब तक जो है ना वो आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि देखो ये 5 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और ये 5 से 6 सेंटीमीटर पे गया, ठीक है, इसकी 100 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ थी, ये 100 से 102 पे गया, तो आप फौरन समझेंगे सर ये 100 से 102 पे गया है, ये तो बहुत कम इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये 5 से 6 पे गया, ये ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना। तो ये ज्यादा जो है वो इसमें एक्सटेंशन आई है, ज्यादा इसमें चेंज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसीलिए हम जब चेंज की बात करते हैं तो सिर्फ अकेला चेंज नहीं कहते, उसको ओरिजिनल के साथ रिलेट करके डिस्कस करते हैं। इसलिए ये जो स्ट्रेन होती है ना, स्ट्रेन जो है वो बेसिकली चेंज टू ओरिजिनल में रेशो होती है, चेंज इन पैरामीटर टू ओरिजिनल पैरामीटर। पैरामीटर मतलब लेंथ हो सकती है, पैरामीटर मतलब वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, मतलब चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। इसलिए हम कहते हैं स्ट्रेन इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन चेंज इन पैरामीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल पैरामीटर आर ओरिजिनल पैरामीटर। समझ गए? अच्छा जी, अब देखो जैसे स्ट्रेस डिफरेंट वे में थी, आपने स्ट्रेस अप्लाई की, वो बॉडी के लेंथ में चेंज ला सकती है, वॉल्यूम में चेंज ला सकती है, शेप में चेंज ला सकती है। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपके पास डिफरेंट चेंजेस आ गए, लेंथ में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, शेप में चेंज आया, उसी की रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पर 3 कैटेगरीज बना ली हैं स्ट्रेन की भी। ठीक है, एक है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है भाई? अब एक ऑब्जेक्ट की जो लेंथ में चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, कितना चेंज है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। जैसे ये हमारे पास एक सिलेंडर था, ओरिजिनल लेंथ उसकी L0 थी, हमने इस पे एक स्ट्रेस अप्लाई की, उसकी चेंज आया डेल्टा L, तो हम बोलेंगे डेल्टा L बाय L, यानी चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, इसी तरह फिर बात करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन की। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं जी चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो एक हमारे पास बॉक्स है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था V, आपने इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस अप्लाई की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई कर दी, हर डायरेक्शन से फोर्स लगा दी इसके ऊपर, इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। अब कितना वॉल्यूम में चेंज आया? डेल्टा V का चेंज आया। ठीक है, अब ये जो डेल्टा V है ना, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, तो आप क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल वॉल्यूम से, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे जी शेयर स्ट्रेन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझिएगा, ये शेयर स्ट्रेन क्या होती है।
मतलब चेंज इन शेप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का था। हमने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई है और फोर्स लगाने से ये क्या हो गया, इस तरफ को ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। और ये जो फोर्स है ना हमारी टेंजेंशियल फोर्स है। अब बच्चे समझते नहीं है, कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स सर कैसी होगी, तो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ये हमारे पास इसका एक फेस है, ऐसे था फेस, फोर्स लगी, फोर्स लगने से इस तरफ को ये ऐसे प्रेस हो गया। अब जरा इसकी मोशन देखो, जब ये जाता तो ऐसे क्या है, कर्व पाथ पे जाता है, ये ऐसे, ये देखो जरा, ये ऐसे कर्व पाथ पे, ये ऐसे कर्व। अब जो फोर्स यहाँ से लग रही है वो ये लग रही है और कर्व बन रहा है यहाँ से, और कर्व के एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन क्या होती है, टेंजेंट होती है ना। इसीलिए याद रख लो कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो फोर्स है, जब एक बॉडी के ऊपर अलोंग द टेंजेंट टू द एरिया अप्लाई होती है तो वो बॉडी की जो है वो शेप में चेंज लेकर आती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो फार्मूला बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वो ये लिखा हुआ है जी, जो हमारे पास शेयर स्ट्रेन है वो इक्वल होती है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। अब डेल्टा एक्स क्या है, आपने यहाँ पर जो स्ट्रेस अप्लाई की थी, शेयर स्ट्रेस अप्लाई की थी, उसके बदले में ये वाला फेस यहाँ से आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये फेस डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अब इसका जो फासला है ना नीचे वाले फेस से जो कि रेस्ट पे पड़ा है इस जमीन के ऊपर, उसका फासला इस ऊपर वाले डिस्प्लेस होने वाले फेस का नीचे रेस्ट पर पड़े हुए फेस से जो फासला है वो वाई है, ठीक है। बुक वाला कहता है जी हमारे पास ये जो शेयर स्ट्रेन होती है, इट इज अ रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर फेस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स फेस, यानी शेयर फेस का फिक्स फेस से जो डिस्प्लेसमेंट है, इनमें रेशियो, ठीक है। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। देखो भाई, आपके पास ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जब ये बेंड नहीं हुआ, इस तरह से फोर्स लगी, ये बेंड होकर यहां से इस पोजीशन में चला गया। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, तो वो बेसिकली इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। एंगल थीटा बताएगा कि इसने अपनी असल पोजीशन के मुकाबले में अब कितना जो है वो पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपके पास ये जो शेयर स्ट्रेन है ना वो एंगल थीटा के ही इक्वल है। फिर भाई इन चीज़ों का सारे को कैसे याद करें, क्या रटा लगाना पड़ेगा? नहीं, रटा नहीं लगाना, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अब रिवर्स में चलो, यहाँ से मैथ्स का एक रूल है कि टेन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है अगर थीटा की स्मॉलर वैल्यूज ली जाएं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करेंगे जी, हम थीटा को इक्वल कर दिया टेन थीटा के। टेन थीटा क्या है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है, उठा के इसको यहां पे बना दो, ठीक है। इसका जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है जो इस फेस ने कवर किया वो डेल्टा एक्स है, यहां पर ये आ गया। जो ये वाला फेस है वाई, वो यहां पर आ गया, ये एंगल थीटा यहां पर आ गया। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो होती है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऊपर परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स आ गया और नीचे बेस आ गई वाई। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा एक्स ओवर वाई। अब डेल्टा एक्स क्या है, इसको जरा डिस्क्राइब कर दो। ये आपका फॉर्मूला तो बन गया ना, अब इसको बता रहा हूँ कैसे डिस्क्राइब करोगे। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इस शेयर्ड फेस ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया आगे की तरफ, तो लिख देंगे जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड फेस डिवाइडेड बाय क्या है, वाई। वाई क्या है, इस डिस्प्लेस होने वाले फेस का फिक्स फेस से फासला, तो यह है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फेस। फिक्स्ड फेस का इससे कितना फासला है, वो है वाई। तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला लिखा, अब आपको रटाबानी की जरूरत नहीं है, आप यहां से रिवर्स में चलें इसके पास और आपका फॉर्मूला जो है वो रेडी हो जाएगा। अदरवाइज आपको फिर ये डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं जी अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। ये टॉपिक हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब इस टॉपिक का जो नाम है ना वो साइंटिस्ट के नेम से ही दिया गया है जिसने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, पॉइजन रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या सीखना है, देखो भाई, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रेच करते हो या उसे आप कंप्रेस करते हो तो आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी जो थिकनेस है ना उसके अंदर भी चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रबड़ है, उस रबड़ को आप ऐसे ऐसे आ जाओ, आप स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करने से उसकी जो थिकनेस है ना वो कम हो जाती है। जब आप उसे ऐसे कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने से उसकी थिकनेस जो है ना वो ऐसे बढ़ जाती है, थिकनेस उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये जो पॉइजन रेशियो है ये क्या बताती है, ये बताती है हाउ मच अ मटेरियल चेंज इन वन डायरेक्शन व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इन अदर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास जो है ये एक सिलेंडर है उस रबड़ का बना हुआ, इसकी ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल, इसकी विड्थ है हमारे पास कैपिटल बी, ठीक है। हम इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने से इसकी लेंथ में चेंज आ गया डेल्टा एल, लेकिन उसके साथ साथ इसकी जो विड्थ है उसमें भी चेंज आ गया, ठीक है ना। हाउ मच चेंज इन वन डायरेक्शन, वो ये वाला चेंज था, इस डायरेक्शन में अलोंग द वाई एक्सिस कितना चेंज आया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इन अदर डायरेक्शन, जब आप इसको इस डायरेक्शन में स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ अलोंग द वाई एक्सिस,
जब आप इसको कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो अलोंग द एक्स एक्सिस, ये बताती है आपको पॉइजंस रेशो। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो अब देख लो एक स्ट्रेन यहां पर प्रोड्यूस हुई जो अलोंग द एक्स एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन है, उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और एक जो स्ट्रेन है यहाँ पर बॉडी की जो थिकनेस कम या ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो अलोंग द वाई एक्सिस कहेंगे उसको, वो है हमारे पास ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ठीक है, तो पॉइजन रेशो बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसवर्स स्ट्रेन है और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इन दोनों के दरमियान रेशो है।